नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। आ गले लग जा, ऐसा सोनम वांगचुक काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे और इवेंचुअली कल रात को जेपी नड्डा जी के द्वारा सोनम वांगचुक जी को कहा गया आ गले लग जा, और दोनों के दोनों गले लग गए। अन्न शन्न तोड़ दिया गया तो लोगों को लगा कि प्रोटेस्ट तो अब साला ख़त्म हो ही जाएगा, पर प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ नहीं। और अभिजीत दिपके ने तो ये तक कह दिया कि सोनम वांगचुक को सरकार के द्वारा किडनैप करके अपने पास रखा गया है और ज़बरदस्ती उनसे जो है उनका व्रत जो है उन्होंने 16 सोमवार का जो व्रत रखा था उसको तोड़वाया गया है बेसिकली। तो अभिजीत दिपके जो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है जिसमें ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ये आया कि अगर पेपर लीक की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए तो क्या अराजकता फैलाने के एवज में फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और मोरालिटी की बेसिस के ऊपर अभिजीत दिपके को अपने आप को पुलिस से सरेंडर नहीं कर देना चाहिए। बहरहाल ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बनाया है। जो पीछे जो वीडियो बनाया था उसको बनाने का कारण ये था कि काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, तो मैंने तो लोगों को पहले समझाने की कोशिश करी कि भाई देखो, मैं बना तो दूंगा लेकिन ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि किसी सुंदर महिला के बारे में बात करता हूँ जैसे कि करिश्मा कपूर या फिर रेखा वेखा, तो लोग ज़्यादा देखते हैं। बॉलीवुड कंटेंट जो है हमारे बॉयकट बॉलीवुड बोल के हमारे लोग बॉलीवुड का कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, तो आई डू नॉट थिंक आई शुड बी मेकिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट एनी मोर। पर फिर भी कीड़ा तो कीड़ा है, इवेंचुअली कीड़े ने काटा ज़ोर से और मैंने एक वीडियो बना दिया। उसके पीछे थोड़ी बहुत गालियाँ भी मिली और थोड़े बहुत लोगों ने देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर आपका भाई इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है T20 मोड के अंदर, और हर दिन 3-4 छोटी छोटी वीडियोज़ निकाल के नीले कबूतरों को, मीठों को, वोक सेक्युलर हिंदुओं को और कटमुल्लों को और हमारे पेडोफाइल पैस्टर्स पादरीज जो वहाँ पे आए हैं उनको जवाब देने में लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो किस बारे में पहले ये बता देता हूँ। ये वीडियो है जंतर मंतर पे क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं, ये वीडियो है एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में जो कि भारत का एक खोया हुआ कोहिनूर सा है। एक ऐसा हीरा जिसके साथ जेपी नड्डा ने बड़े आत्मीयता दिखाते हुए फ़ोटोज़ खिंचवाई। एक ऐसा इंसान जिसको जेपी नड्डा ने बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, और एक ऐसा इंसान जिसके सर पे हाथ रखने के पश्चात मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे कि क्या फिर से किसान आंदोलन 2.0 होने वाला है, यानी कि सरकार झुकने वाली है। क्या इवेंचुअली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाएगा? तो आकलन कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के द्वारा जो एक इंटरव्यू दिया गया है वो हूबहू मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। तो आज मेरे अंदर का कहानीकार जीवित यानी कि जीवंत हो चुका है, और उस जीवंत कलाकार के आवाज़ के माध्यम से मैं इस इंटरव्यू को आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो कि एक लेफ्टिस्ट प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट के ऊपर छापा गया है। पर जैसा कि मैंने बताया, T20 मोड में बैटिंग कर रहा हूँ मैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो कुछ छोटे वीडियोज़ हैं, एक बारी उनको दिखा के आपका मज़ा करवाता हूँ, और उसके बाद आगे की जो हिंदुओं को सज़ा मिल रही है उसके बारे में बताता हूँ। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहे हैं। सवाल मेरा फिर से वही है, जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी, कि हर प्रोटेस्ट में साला टारगेट हिंदू को ही क्यों किया जाता है। राम बदनाम, सीता बदनाम, कृष्ण बदनाम, महादेव बदनाम, सब बदनाम। पर इन प्रोटेस्ट में कोई एक बार ये बोलने की कोशिश नहीं करता कि हाँ भाई हाँ, अगर कोई 9 साल की बच्ची के साथ अगर सोए तो उसे मोजा ही मोजा कहते हैं, उसे रेपिस्ट कहते हैं, और किसी भी रेपिस्ट को किसी भी धर्म में सुप्रीम लीडर की उपाधि नहीं दी जा सकती। पर ऐसा कभी नहीं कहा जाता। क्यों? मैं क्या जानूँ क्यों। मोना, ये लो सोना, हम तो बस इतना बोल के चले जाते हैं जी, क्योंकि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। समझ रहे हो? हर बारी कहता हूँ फिर कह रहा हूँ, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। जय श्री राम। राहुल गांधी जी जो है वो पहले से ही छात्रों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, और पहले से क्योंकि मैं खुद साधारण आदमी है, उन्हें छात्रों से पहले से ही लगा हुआ है। क्या काम किया है छात्रों के लिए? उन्होंने पहले भी बहुत काम किए। क्या काम? कैसे? नहीं, ये अब उनका एक काम थोड़े बहुत काम है जो ये एक भी गिनवा नहीं सकते। डिप्रेशन। क्या यार भाईजान, मतलब बेइज्जती करवा रहे हो यार मदरसा की, मतलब बेइज्जती करा रहे हो जाकिर नायक की, बेइज्जती करवा रहे हो तुम ओवैसी की। अल्लाह की कसम, बहुत बेइज्जती करा रहे हो। साला एक काम तो गिना देते यार, मतलब एक ठो काम बता देते।
पर आपसे वो भी नहीं बताया गया। कैसे बोलूँ अब मैं कि आप मेरे भाई हो और मैं सॉरी पूरे के पूरे हिंदूज आपका चाला। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड पब्लिसिटी। एक ठो काम बताना था, एक ठो। तो क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार दूँ। अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। जय श्री राम। बट इट्स जस्ट मोदी लव्स टू डू जय श्री राम इन एवरी पॉलिटिकल एजेंडाज, और उसके जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी वांटेड टू ब्रिंग भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इसमें। तो दिक्कत क्या है इस वीडियो में? क्या गलत नजर आ रहा है आपको? राम मंदिर और व्हाटएवर द फक, इतनी सी ही तो चीज़ बोली है इस महिला ने। महिला के साथ कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, इस महिला के वक्तव्य के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा और कोई इसको गंदी गंदी गालियाँ नहीं देगा, क्योंकि अगले वीडियो में कहीं ना कहीं आपको ये एक अनदेखे इंसान के बारे में, एक उड़ते गधे के बारे में बात करती हुई नजर आएगी। तो कृपया करके उस वीडियो का इंतज़ार करें, चाहे 10, 20, 25, 30 वर्ष लगें, पर वो वीडियो भी आएगा। सो राम मंदिर एंड व्हाटएवर द फक शुड नॉट बॉदर यू। जय श्री राम। हमने बीजेपी को लाके किया क्या है? बीजेपी ने क्या किया है? आतंकवाद फैला दिया, आपस में लड़ाई करवा दी। पहले तो इतने कभी झगड़े नहीं हुए। जब एक टाइम पे एक मुस्लिम था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तब तो यहाँ पे लड़ाई दंगे नहीं होते थे। और मैं बहुत ज्यादा अपने जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगी कि अगर भारत को आगे चलाना है और बचाना है और आगे बढ़ाना है तो राहुल गांधी, अगर आपको राहुल गांधी भी पसंद नहीं कि वो तो भेदभाव करता है, अगर आप लोगों की सोच ऐसी है, नहीं बदली जा रही, तो किसी एजुकेटेड पर्सन को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना। अभी आपने कहा कि वो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे। जी, वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये बात आप सब जानते हैं। भाई ऐसे तो सारे के सारे जेनजी प्रोटेस्ट में जाके ये कह रहे हैं सरकार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इनके, इसलिए इनको कुछ करना नहीं आता, सारे अनपढ़ बैठे हुए हैं, बीजेपी के लोग तो अनपढ़ हैं, आरएसएस के लोग कच्छा पहन के घूमते हैं, अनपढ़ हैं, ये सरकार क्या चलाएंगे। पर प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? जिसको ये नहीं पता कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत का प्रेसिडेंट था, प्रधानमंत्री नहीं। उस हिसाब से तो इन लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है। पर अगर ये कह दिया जाएगा कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, और दीदी मदरसे में आप मौलवी सी से पढ़ने के लिए गई थी, या फिर टटन टन टटन टन, क्या आप ये गाना समझ पाए अभी तक? अगर समझ पाए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और दीदी केम छो, मजा मत छो। अच्छा आदमी हो वो भाई गांधी भी आदमी था यार, कपड़ा छोड़ दिया उन्होंने यार, ठीक है। और उस एक आदमी ने पता आजादी कैसे लाई? सिर्फ मोर्चा करके। क्या बात है यार, आपकी डेट में कोई लाके दिखाए? वो सिर्फ राहुल गांधी है जो इतना कर भी है। दीदी सबसे पहले तो आपका नॉलेज ही खराब है। महात्मा गांधी जी, सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी जी कपड़े इसलिए कम नहीं पहनते थे क्योंकि उन्हें गरीबों के बारे में कोई चिंता थी। कपड़े वो कम इसलिए पहनते थे क्योंकि छोटी छोटी लड़कियों के साथ वो अपने ब्रह्मचर्य प्रयोग किया करते थे। बिस्तर के ऊपर नंगे सोते थे, नहाते टाइम लड़कियों से शरीर के ऊपर साबुन लगवाते थे। मोहनदास करमचंद गांधी इस चीज़ को सुनिश्चित करते थे कि क्या इतने कम कपड़े पहन के लड़कियों के साथ अपनी वासना को वो कंट्रोल कर सकते हैं। पर दीदी आप इस बात को समझ नहीं पाए कि मोहनदास करमचंद गांधी कम कपड़े क्यों पहनता था। काश आपको पता होता दीदी, काश। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करना आई हूँ, उनके हक में उनके लिए लड़ने आई हूँ। बाकी मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। आई एम जस्ट हियर फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट हियर फॉर दोज किड्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम। अब इसके लिए विराट कोहली भी बोले, रोहित शर्मा भी बोले, जो बेचारा ये तक नहीं बोल पा रहा कि वो रिटायर हो रहा है कि नहीं, मोदी भी बोले, धर्मेंद्र प्रधान भी बोले, प्रेसिडेंट भी बोले, प्राइम मिनिस्टर भी बोले, लेकिन राहुल गांधी ना बोले। सॉरी, राहुल गांधी तो बोला, राहुल गांधी भी बोले। पर एक चीज़ का मज़ा आ गया ज़िंदगी के अंदर। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान पे मियाँ खलीफा बोली थी तो हमारे बूढ़े तड़कते भड़कते जो वृद्ध अवस्था के लोग थे वो खुश हो गए थे कि आज तो मियाँ खलीफा का वीडियो चलेगा ही चलेगा। बाय जेंजी में पूनम पांडे ने, जेंजी प्रोटेस्ट में पूनम पांडे ने अपने पैसों का कर्ज भी उठा दिया। वही जेंजी जिनके पैसों के बल के ऊपर, जिनके सब्सक्रिप्शन के बल के ऊपर पूनम पांडे इंटरनेट सेंसेशन बनी और अपने अंगों का प्रदर्शन कर करके इन जेंजियों का मनोरंजन किया, वो भी अब सड़क पे उतर चुकी है इनको सपोर्ट करने के लिए। और मेरे ख्याल में उसने जंतर मंतर पर शायद विजिट भी किया। तो दूध का कर्ज दुनिया उतारती है,
समझ रहे हो ना? दूध का कर्ज दुनिया उतारती है, पर जेंजी के पैसों का कर्ज पूनम पांडे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाके उतारती है। क्योंकि पहले जो वादे किए थे कि इंडियन टीम जीत गई तो मैं यार वादा तो किया था कि कपड़े उतारूंगी, और कपड़े उतारे भी थे। कांट रियली ब्लेम हर, कैन वी? ठीक है भाई, हर टूल किट के अंदर एक मौजा ही मौजा तो होनी ही चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या जेंजी जिस समय पूनम पांडे सपोर्ट में उतरी तो क्या जेंजी की पतलून उस रात को उतरी? बताना मुझे इस बारे में। जय श्री राम। मंदिर बनवा के क्या कर लोगे? हम देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। कि कुंभ मेला में कितने लोग पूजा पाठ करने गए थे, अभी हमको पता। कोई मोनालिसा को देखने गया है, कोई बाबा लोग को देखने गया है। अरे जितने हैं, जितने मंदिर है, पहले उसी में पूजा कर लो ना। बेटा तुम देश छोड़ के जाना चाहते हो ये तो समझ में आया, पर मंदिर बना के क्या कर लोगे ये समझ में नहीं आया कि हर प्रोटेस्ट के अंदर जेंजी हो, फेंजी हो, या फिर पैरासीटामोल हो, या फिर हिट हो, सारे के सारे लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं मंदिर 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 क्यों करते रहते हैं भाई? कभी तो बोल दो कि गिरजा घर बना के क्या करोगे, दरगाह बना के क्या करोगे, वो चबूतरा जो बना हुआ होता है क्या कहते हैं उसको, मजार बना के क्या करोगे? हमेशा मंदिर को ही टारगेट क्यों किया जाता है? अब मेरे समझ में लेके नहीं आया कि नीले कबूतर क्यों कहा जाता है इन जैसे लोगों को, क्योंकि नीले कबूतर जो है अंबेडकर साहब का जो प्रपंच यहाँ पे फैलाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिपेशन वाले अपने मुंह के साथ कभी ये नहीं कहते कि अंबेडकर साहब जिनके नीले कबूतर बन के ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था कि जब तक मुसलमान भारत के अंदर रहेगा दिक्कतें चलती रहेंगी। पर जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी कि प्रोटेस्ट में नाम लिया जाता है सिर्फ मंदिर का, टारगेट किया जाता है सिर्फ हिंदू को, और उसके बाद बेशर्मों की तरह रात को हमारे जो मुल्ले भाई आके थूक के खाना खिलाते हैं, उस खाने को भी खा लेते हैं, और प्रोबेबली विथ ऑल ड्यू नो रिस्पेक्ट कोई अपना हलाला करवा रहा होगा, कोई अपने खाला के साथ जिंगा लाला कर रहा होगा। वी डू नॉट नो, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उस प्रोटेस्ट के अंदर किसी को खबर नहीं है। जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी, समझ गए हो? कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम। भाग जाओ सब लोग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब के बच्चे पिटेंगे, गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे लाठियां खाएंगे सड़कों पे, तो मेहनत करेंगे, 25,000 की नौकरियों में रहेंगे, तुम अमीरों की गुलामी करेंगे ये सब। आज जो सोनम सर के साथ हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। चलिए, आई एम ग्लैड दैट ही इज ओके, उनकी वाइफ उनके साथ है, वो अभी भी ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज अलर्ट। पिछले कई दिनों से उनके साथ और उनके साथ खड़े हजारों लोगों को देख रही हूँ, और जो भी हो रहा है ना उनके साथ, वो लोग बिल्कुल शांत, रिस्पेक्टफुल और अहिंसक तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। वाह सोनाक्षी जी, वाह, मान गए आपको। इस वीडियो में जिस तरीके से आपने पॉजेस का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके की मुख मुद्रा आपने दिखाई है, जिस तरीके के शब्दों का आपने उच्चारण किया है, जिस गंभीरता से आपने डायलॉग डिलीवरी करी है, मान गए आपको। अब मैं मान चुका हूं कि आप शत्रुघ्न की बेटी हैं, आपको एक्टिंग आती है। यही चीज़ अगर आपने अपनी फिल्मों के अंदर 10% भी इसका किया होता तो शायद अपनी ज़िंदगी में एक ना एक फिल्म तो आप हिट करा ही देती। बट आपका दोष नहीं है, लो जी हाथ हो गया, खाला भी बन गई है आप, हलाला भी हो ही जाएगा। और चूंकि आपने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपका धर्मांतरण भी हो चुका है और ऊपर जाके 72 हूर भी आप बनोगे। क्योंकि देखो, हिंदू महिला तो मर के 72 हूर बनेगी नहीं, मुस्लिम पुरुष के तो मुस्लिम हूर ही चाहिए होगी ना, तो आप ऊपर जाके 72 हूरें बनेगी और मौजा ही मौजा लोगों की कराएंगी। पर आपकी आफ्टर लाइफ के लिए माई बेस्ट विशेस टू यू, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि ओला और ऊबर नाराज़ है तकदीर बोल के फटने वाले लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो थोड़े एक्सपेक्टेशन लेवल उनका ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ब्रेन वॉश करके उनको बताया जाता है कि और कुछ होना हो, ज़िंदगी का पोस्ट लाइफ मज़ा बड़ा आएगा। उस मज़े को लेने के चक्कर में सोनाक्षी दीदी, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना। तो जैसा कि आपने देखा कि भाई अपने फुल मोड में लगा हुआ है और बार बार थक के 1,47,000 फेसबुक फॉलोअर्स से और 62,000
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि भाई सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो देख के कुछ नहीं होता, आके यूट्यूब पर भी सपोर्ट कर दो। एक बंदा नहीं आया। बहरहाल कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है पैलेट्स से ज़ख्मी हुए इरशाद की। इरशाद के बारे में आपने सुना ही होगा। इरशाद वो वाला इरशाद नहीं, जीता जागता सा इंसान है इरशाद, 25 साल के एक नवयुवक। उसकी कहानी है, गौर से सुनना, हूबहू पढ़ के सुना रहा हूँ अपनी तरफ से जो भी मेरा ओपिनियन होगा, और क्यों भारत के हिंदू को इस समय डर लगना चाहिए उसके बारे में भी 2 मिनट का विचार विमर्श करेंगे। बट फिलहाल अपने कानों की ठेपियों को खोल लें, अपने दिल के जज्बातों को कंट्रोल कर लें और मेरी मदमस्त आवाज़ में, और एटलीस्ट मुझे लगता है मेरी मदमस्त आवाज़ में, इस कहानी का लुत्फ़ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि कहानी के अंदर सब कुछ है। ड्रामा है, सस्पेंस है और क्रिएटिव जर्नलिज्म है। 25 साल के इरशाद शेख दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। चेहरे और आंख पर जख्म के निशान हैं। गुरुग्राम में नौकरी करने वाले इरशाद 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में गए थे। तभी पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इरशाद ने महसूस किया कि उनकी पीठ चल रही है, सीने, गले और चेहरे पर घाव है, उनसे खून टपक रहा था। आरोप है कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने पैलेट गन चलाई, जिससे इरशाद जख्मी हो गए। मैं यानी कि जर्नलिस्ट 23 जुलाई को इरशाद से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। ENT डिपार्टमेंट में उनका इलाज चल रहा है। इलाज भी सरकारी खर्चे पर चल रहा होगा ऑफकोर्स। डिपार्टमेंट के गेट पर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। कई बारी कोशिश करने के बाद मैं इरशाद तक पहुंच गई। उस वक्त डॉक्टर कमरे में मौजूद थे। बातचीत के दौरान इरशाद ने अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि आप मुझे सीधे मैसेज करिए। फिर फ़ोन पर हमारी बात हुई और इरशाद ने कहा कि मैं उनसे मिलूं। मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंची तो गार्ड और स्टाफ ने मुझे फिर रोक दिया। इरशाद ने 2 बार अस्पताल स्टाफ से कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इसके बावजूद मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। कहा कि आप बाहर बैठिए। मैंने कहा इरशाद ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। चुकू चुकू। गार्ड ने जवाब दिया, नहीं बुलाया है। कुछ देर बाद बोला, रुकिए मैं पूछ के बताता हूँ। इसी दौरान एक शख्स स्टाफ के साथ आए। वह खुद को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बता रहे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा कि इरशाद से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाएगा, उनको हॉस्पिटल अरेस्ट कर दिया गया है। ऐसा कहानी था, मैं कह रहा हूँ। कुछ देर बाद इरशाद ने फ़ोन पर कहा कि मैं अपने सवाल व्हाट्सएप पर भेज दूँ। समझ नहीं आया कि इरशाद खुद मिलना चाहते थे, तब भी उनसे मुझे क्यों नहीं मिलवाया जा रहा। यह अस्पताल प्रशासन का फैसला था या सुरक्षा एजेंसियों का या किसी और का? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। मैं अस्पताल के बाहर खड़ी इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद इरशाद का एक दोस्त बाहर आया। उसने दावा किया कि वह केंद्र सरकार में मंत्री JP नड्डा इरशाद से मिलने आए थे। उसी के बाद इरशाद के आसपास सख्ती बढ़ी है। कुछ देर बाद इरशाद का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि अब मेरी हालत ठीक है। आप सुनिए पूरी की पूरी बातचीत। सवाल, क्या आपको पैलेट गन से चोट लगी है? हाँ, मेरे चेहरे और दाहिने कंधे पर 40 से ज़्यादा पैलेट्स लगे हैं। 40 से ज़्यादा पैलेट्स अगर किसी इंसान को लगे तो उसकी क्या हालत हो सकती है, इमेजिन कर लो आप। सवाल, उस दिन क्या हुआ था? जवाब दिया गया, मैं करीब 3:30 बजे कनॉट प्लेस पहुंचा। वहाँ से जंतर मंतर की तरफ चला गया। उधर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे। अचानक उन्होंने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। हम लोग पीछे की तरफ भागे। हमने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया था। प्रदर्शन कर रहे सभी लोग नई उम्र के थे। तभी जवानों ने टीयर गैस दागने शुरू किए। हम सब कनॉट प्लेस की तरफ निकल गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम यहाँ अपनी मांगे लेकर आए हैं। ये सभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नारे लगा रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा कि राम मंदिर बना के क्या करोगे, 370 बहाल कर देंगे, उमर खालिद को छोड़ दो, सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, मस्जिद खड़ा कर दो, अल्लाह का नाम रहेगा, अपना बाप ढूंढ रहे हो मदरलैंड के अंदर, और मदर को लैंड को किस तरीके से एब्रीविएट करके बताया गया। आपने वीडियो में देखा जो मैंने शेयर किया। मैंने देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने अपनी गन हमारी तरफ तान दी है। हमें लगा कि डराने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी फायर की आवाज़ सुनाई दी। मेरी बाईं आंख, चेहरे और कंधे पर गोली के छर्रे घस गए। शरीर से खून बहने लगा। उस वक्त मैं होश में था। आसपास मौजूद लोगों ने खून रोकने की कोशिश करी। एक स्कूटी रोककर मुझे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। क्या आपको अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है, ये सवाल किया गया। जवाब आया, मैंने रिपोर्ट मांगी थी। बताया गया कि अभी इलाज और सर्जरी की प्रोसेस चल रही है, इसलिए फ़िलहाल पूरी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। डिस्चार्ज के वक्त रिपोर्ट देंगे। घाव में सर्जरी, कोई बात नहीं। JP नड्डा आपसे मिलने आए थे, उनसे क्या बात हुई? अब फोटो देखो जो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करूँगा मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ोटो है।
उन्होंने मेरा नाम पता पूछा, फिर कहा कि मैं प्रदर्शन में क्यों शामिल था। मैंने उन्हें बताया कि मैं छोटे भाई बहनों के भविष्य के लिए वहाँ गया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। छोटे भाई बहन बेसिकली मतलब कि मेरे एक अब्बू और हमारी 4 अम्मियाँ और मेरे 16 छोटे भाई बहन। बच्चे कितने भी हों, सरकार का काम है उनके भविष्य को बरकरार रखना। उनके भविष्य को सही बनाने के लिए मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। क्या अभिजीत दिपके या उनके किसी साथी ने आपसे बात करी? नहीं, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। मेरा मकसद था कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें और सरकार के सामने मांगे रख सकें। आप अपने साथ हुए हादसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। इसके बाद भी मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैं वहाँ गया। आखिरकार इस्लाम में हमें सिखाया गया है कि हम काफिरों के ऊपर गोलीबारी से कुछ कर दे। सॉरी, मुद्दे से भटक गया, मैं ऐसा नहीं कहा था। शरीफ लड़का है हमारा, 25 साल का। मैं यह सोचकर नहीं गया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। अगर फिर मौका मिला तो मैं फिर दोबारा वहाँ जाऊँगा और फिर से 500 रुपये में पत्थर लेके खड़ा हो जाऊँगा। ये भी उसने नहीं कहा था, ये मेरे अंदर की आवाज़ आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यानी आप खुद को इस आंदोलन का हिस्सा मानते हैं? जवाब आता है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन का हिस्सा बना रहूँगा। तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे पूरी करो। तुम्हारी मांगे क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा देने में प्रोटेस्ट खत्म कर दोगे? इंकलाब जिंदाबाद। इसका क्या मीनिंग है? हमारी मांगे पूरी करो। समझ रहे हो ना? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन का हिस्सा बना रहूँगा, ऐसा उसने कहा। आपने कहा था कि मैं आपकी दोस्त बनकर मिलने आ सकती हूँ। डायरेक्टर के सामने आपने कहा कि मुझे जानते ही नहीं, ऐसा क्यों? जवाब आता है, ऐसी बात नहीं थी। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा था कि किसी को भी मुझसे मिलने ना दिया जाए। मैंने कहा था कि कोई दोस्त आए तो मैं मिल सकता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि उसे फ़ोन जमा कराना पड़ेगा। मेरा इलाज चल रहा है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल के नियम मानने पड़ेंगे। लड़की फिर पूछती है, आप नर्वस दिख रहे हैं, क्या आपके ऊपर सरकारी दबाव है? तो जवाब आता है, कोई दबाव नहीं है। यहाँ मैं अकेला पेशेंट नहीं हूँ, और भी मरीज़ हैं, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। मुझे किसी ने डराया धमकाया नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जवाब आता है, मैं भी दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये उसी तरीके की चीज़ थी। अगर पैलेट गन इस्तेमाल होती तो उसके पार्टिकल्स बॉडी में घुस जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ है। दिल्ली पुलिस या फिर सरकार ने भले इसे नहीं माना, लेकिन मुझे लगता है कि पैलेट गन हो सकती है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पैलेट गन पर बैन है तो कैसे इस्तेमाल हो सकती है? इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है। तो भैया, बैन तो जब पार्लियामेंट सेशन में हो तब भी लगा हुआ है। किसी भी सूरत में आप पार्लियामेंट के ऊपर, संसद के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते। एसपीजी की कवरेज होती है वहाँ पे, दे हैव अ फ्री हैंड टू शूट एट साइट, और उनके ऊपर कोई केस भी नहीं हो सकता, उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता। बहरहाल, पैलेट गन इज द बिगर प्रॉब्लम। पैलेट गन का दावा सच निकला तो दिल्ली का पहला केस होगा। लेफ्ट के स्टूडेंट विंग AISA के कार्यकर्ता दानिश के मुताबिक, ये राइट जर्नलिस्ट लिख रही है, रैपिड एक्शन फोर्स के वर्दीधारी जवान ने पैलेट गन से फायर किया था। अगर ये दावे सही हुए तो पहली बार ये होगा कि दिल्ली में सिविल प्रोटेस्ट में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये दावे झूठे और भ्रामक हैं, इन अफवाहों को आगे ना बढ़ाएं। अब पैलेट गन क्या है उसके बारे में कुछ नियम बता देता हूँ, फिर अपना जो विचार प्रकट करना है इरशाद के बारे में वो, और प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग करने की स्टेप बाय स्टेप SOP के मुताबिक पहले चेतावनी, फिर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, हल्का लाठीचार्ज, आखिर में नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल। नॉन लीथल वेपन ऐसे कम घातक हथियार हैं जो किसी व्यक्ति को अस्थायी तौर पर अक्षम कर सकते हैं, जैसे पैलेट गन और शॉक बैटन। तो वो पानी की बौछार भी करी गई थी, चेतावनी भी दी गई थी, आंसू गैस भी छोड़े गए थे, लाठीचार्ज भी किया गया था। तो उसके बाद अगर नॉन लीथल पैलेट गन चलाया गया तो दिल्ली पुलिस की इसमें गलती कहाँ से? ये सवाल है, ऐसा जाने कैसा। फिर आगे ये कहते हैं, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की दंगा रोधी इकाई RAF के साजो सामान में होते हैं। ये पैलेट गन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक नॉन लीथल वेपन के तौर पर सुरक्षा बलों को पहले PAVA ग्रेनेड यानी मिर्ची के गोले, स्टन LAC ग्रेनेड यानी रोशनी धमाके वाले गोले और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने चाहिए। फिर भी भीड़ ना हटे तो पैलेट गन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस छोटे से इंटरव्यू में आपको सीखने को क्या मिला? सीखने को आपको ये मिला कि इरशाद शेख नाम का एक लड़का है जो कि 25 वर्ष की उम्र का है, जो कि गुड़गांव में MBA करने के पश्चात भारत में ही गुड़गांव में 82 लाखों की नौकरी कर रहा है। इसी एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकला है और उसके बाद भी प्रोटेस्ट में गया है अपने आने वाले 16, 20, 25 जितने भी भाई बहन हैं उनके फ्यूचर की रक्षा करने के लिए। एक
दरकिनार कर दिया अगर कि भारत के अंदर कितने सारे पेपर लीक हुए अलग अलग तरीके के, नीट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, सिंस नीट इज सपोज टू बी आपको डॉक्टर बनाने वाला पेपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डॉक्टर तो भगवान होता है, तो भगवानों की स्थिति 2014 के पहले कहती है। दीज आर ऑल फैक्ट्स। जेनजी को फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहिए कि मोदी सरकार ने कुछ किया तो क्या किया, नहीं किया तो क्या नहीं किया। 2014 के पहले 317 या 347 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस थे हिंदुस्तान के अंदर। अभी तक में, यानी कि अभी तक के कार्यकाल में उस नंबर को बढ़ा के 800 से ज़्यादा कर दिया गया है। तो काम हो क्या, कॉलेजेस बने? बिल्कुल बने। पहले होते थे 51,000 मेडिकल की सीट्स, आज हो गई है 1,36,000, मोटा मोटी 1,40,000 मान लो। तो क्या पहले से सीट ज़्यादा बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। पहले पेपर्स ऐसे ही लीक होते थे और एडमिशन्स के लिए 1-1 करोड़ रुपए का आपको फीस देना पड़ता था। क्या अब वो सिस्टम है? नहीं है। एनटीए के अंदर इसको लाया गया ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर पेपर लीक वगैरह जैसी जो व्यवस्था चल रही है, माफिया चल रहा है, उसको काउंटर किया जा सके। एनकाउंटर भी सही शब्द है वैसे तो, बट ऑफ कोर्स पेपर लीक हुए, पर क्या सरकार ने कोशिश नहीं करी सिस्टम को संगठित करने की, ज़्यादा बेहतर बनाने की? बिल्कुल किया। हैव दे बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुल? डेफिनेटली नो। पहले नीट का पेपर 2014 के पहले 10,000 रुपये का फॉर्म मिलता था, अगर आपको पता ना हो तो, और एक कैपिटिवेशन या ऐसा कुछ वर्ड है, वो फीस होती थी जो 1 करोड़ रुपये की होती थी। इस सरकार ने उसको घटा के कर दिया 1500 रुपये का फॉर्म, और उस फीस को कम्प्लीटली टाटा बाय बाय कर दिया। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज जो है वो साउथ इंडिया में चलते हैं, और वो रन किए जाते हैं साउथ इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो जिस हिसाब से ये 1 करोड़ रुपये का जो एक अमाउंट था, उस एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, और ये जो 10,000 रुपये का पेपर था, जो फॉर्म था, उसको 1500 रुपये कर दिया गया। ये जो कट ऑफ, इतना बड़ा अमाउंट जो लोगों के पॉकेट में जाने से रोका गया है, दिक्कत बेसिकली उससे है। अब आ जाते हैं इरशाद शेख के ऊपर एक बारी फिर से। इरशाद शेख के साथ जेपी नड्डा जी मिले, उनके सर पे हाथ रखते हुए फोटो भी आया और ये कहा कि चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या जेपी नड्डा आपको किसी हिंदू स्टूडेंट के साथ नज़र आए? क्या जेपी नड्डा आपको किसी ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय के साथ, राजपूत के साथ, दरिद्र के साथ, दलित के साथ, हरिजन के साथ नज़र आए? नहीं आए, क्योंकि फ़ोटो अपॉर्चुनिटी क्या है? फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है मुसलमान। अपीजमेंट किसकी है? मुसलमान की। क्योंकि यहाँ पे उन 50-100 स्टूडेंट्स जो घायल हुए उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सबके सब बात कर रहे हैं इरशाद शेख जो है वो घायल हो गया, घायल है इसीलिए घातक है। एक चीज़ और मैं जेनजी से पूछना चाहता हूँ, जो प्रोटेस्ट में चूँकि इतने सारे नारे लग रहे हैं तो मन करता है थोड़ा बहुत ओपिनियन देने का कि मंदिर बना के क्या करोगे, ब्राह्मणवाद है, मेल पेट्रियार्की है, फलाना है, ढिमकाना है, सब कुछ मान लिया। और अगर ब्राह्मणवाद है, अगर कास्टिज्म से इतनी ज़्यादा दिक्कत है, तो एक काम करो, जब तुम्हारा प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाए तो हमें बता देना। हम जनरल कोटा वाले जो लोग हैं, हम भी रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट उसके खात्मे के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक उस सिस्टम को हटा ना दिया जाए। और उसके बाद हम जो सनातन लोग हैं, नॉट वोक सेकुलर डिम्बिट नीले जासूस और पादरी पेडोफाइल पादरीज एंड कटमुल्ले, जो हम सनातनी, हम एक और प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ पे ये रिलीजियस एक्ट ऑफ 1991 जो है, एक अजीब सा कानून, उसको हटाने के बारे में भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। तब तक नहीं हटेंगे जब तक उसको एबॉलिश नहीं कर दिया जाता, जब तक मथुरा हमें वापस नहीं दे दिया जाता, और जब तक ज्ञान वहाँ पे हमें वापस नहीं दे दिया जाता। इसके बारे में आपका क्या कहना है, एक बार सोच के बताना। अब इन सब चीज़ों के बीच में प्रोटेस्ट में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। होता क्या है, जिस तरीके से महिलाओं को वहाँ पे ट्रीट किया गया है उसके बारे में बात कर चुका हूँ मैं। अभी इंस्टाग्राम पे और जगह और वीडियो डालूंगा मैं, अलग अलग क्लिप्स दिखा के आप लोगों को। अगर इनके घर की बहू बेटियों को एक डंडा पड़ गया तो इनको दिक्कत हो रही है, और दूसरे घर की बेटियों को जो फिजिकली मोलेस्ट किया जा रहा है उसका क्या, उसकी जवाबदेही किसकी? और अगर उसकी जवाबदेही नहीं है तो आपकी भी नहीं है। हर मीडिया को, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जा रहा है कि कौन सा मीडिया आ रहा है, क्रोनोलॉजी को और हायरार्की को समझिए, सिस्टम कैसे काम करता है। मीडिया को वहाँ पे इसलिए मार मार के पीट पीट के भगाया जा रहा है क्योंकि मीडिया तो सब कुछ दिखाएगा, सुबह से लेकर शाम तक, सैया से लेकर भैया तक, और भैया से लेकर सैया तक, ठीक। अब वो ये दिखाना नहीं चाहते, तो किया ये जाता है कि मीडिया को वहाँ से पीट के भगाया जाता है। रात को पुलिस को प्रोवोक किया जाता है, उस समय इनके मोबाइल बंद रहते हैं, और जब पुलिस एक आध डंडे मारना शुरू करती है उस समय क्लिप बना के, देखो जी हमारे साथ ये हो रहा है, देखो जी हमारे साथ ये हो रहा है, और उसको वायरल करवाया जाता है। इसके अंदर एक माना करके एक बड़ी टकली आंटी का मैंने आपको वीडियो दिखाया स्टार्टिंग में। टकली आंटी जो है हमारी, चूतिया कैसे, सॉरी अब निकल गया तो निकल गया, बट चूतिया कैसे बनाते हैं उस चीज़ को समझो।
अपने आप को सनातन से पूरा पैसा कमाने वाली बंदी, मैं साधक, मैं साधिका, पर मैं अब्दुल की समथिंग समथिंग। यहाँ आके वो उसको हिंदुओं ने पे अफसोस होने लगा। अगर आपको हिंदुओं ने पे अफसोस हो रहा है देश के अंदर, तो प्रोटेस्ट में श्री राम के बारे में जो कहा जा रहा है, महादेव के बारे में जो कहा जा रहा है, सनातन के बारे में जो कहा जा रहा है, उससे आपको दिक्कत क्यों नहीं हो रही? कहानी सिंपल है, ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के द्वारा संयोजित किया गया है। अब राहुल गांधी इसके अंदर अपनी अलग पॉलिटिक्स चमकाने में लगा हुआ है, क्योंकि मुद्दा तो देखो सबसे पहले उसी ने उठाया था। और कांग्रेस जनता पार्टी के स्टूडेंट्स को, जो भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स, मीठे स्टूडेंट्स, नमकीन स्टूडेंट्स या फिर चटपटे स्टूडेंट्स जो भी वहाँ पर हैं, if they want to understand कि whether people are actually or politicians of opposition parties are actually with them or not, एक सिंपल सी चीज़ का एनालिसिस करने का सोचो। क्या अखिलेश यादव जंतर मंतर पे आया? क्या राहुल गांधी आया? क्या ओवैसी आया? क्या डिम्पल दीदी आई? डिम्पल दीदी तो आई थी शायद। क्या तेजस्वी आया? क्या उदयनिधि स्टालिन जो भी नाम है उसका, क्या वो आया? क्या और कोई बड़ा लीडर आया पॉलिटिक्स का? नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन सबको पता है कि ये सारा का सारा जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी एसोसिएट नहीं होना चाहता। और आम आदमी पार्टी भारत में किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक अपना रेलेवेंस बना के रखना चाहती है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो एक HARAMI बंदा जिसका नाम कपटीवाल है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के ये कह दे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और कर दे, तो उस इंसान का चरित्र कैसा हो सकता है, वो भली बात ही ईजिली आइडेंटिफाइबल। अब अभिजीत दीपके एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसके अंदर कि आखिरकार अभिजीत दीपके है कौन? जिस इंसान को US में नौकरी नहीं मिल रही थी, वो हिंदुस्तान में आके अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहा है। पढ़ाई तो ने वहाँ से करी, नौकरी वहाँ पे मांग, यहाँ पे किसी और स्टूडेंट का हक मारने के लिए किस लिए आया है? बट चूँकि ध्रुव भैया ने कहा है और अरविंद पापा ने बोला है, तो आना तो पड़ेगा। अब आप ये देखो कि अभिजीत दीपके आपका फेस बना हुआ है, पर सरकार से बात करने के लिए गए हैं कौन? आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए पुराने नेता। तो इवेंचुअली बात कर रहा है कौन? आम आदमी पार्टी। और आपके स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर अभिजीत दीपके सिर्फ कचौड़ी खा के और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके आपकी ही प्रॉबेबली या तो गर्लफ्रेंड या आपकी बहन, भैया तो घर पे बैठे हैं, आपकी बहन के साथ शायद टटन टन टटन टन, गाना बड़ा फेमस है, अगर गाना समझ गए हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये इरशाद शेख के साथ जो बीजेपी ने प्रेम दिखाया है, ये एक फ़ोटो ऑप किया है, ये किसी हिंदू स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं आया? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल एक कई है कि इवन इफ, सवाल नहीं है एक्चुअली, मेरा ओपिनियन है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे भी देगा, तब भी ये 2 टके के बिके हुए फुद्दू झांडू आंडू पांडू लांडू अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे। और पहले तो मैं कहता था कि हाँ इस्तीफ़ा होना चाहिए, बट नाउ ऐसे इस्तीफ़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस विल नेवर एंड। कल कोई गड्ढा मिल जाएगा बोलेंगे गडकरी को इस्तीफ़ा कराओ। कोई ट्रेन में कोई जिहादी साला पटरी काट देगा, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा, बोल देगा कि रेलवे मिनिस्टर का कराओ। फिर अभी ये उससे भी मन नहीं भरेगा तो धर्मेंद्र प्रधान की बात कह देंगे कि नरेंद्र मोदी झुक गया, नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़ा दिलाओ, ये बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री है। आप ऐसे 2, 4, 20 हज़ार लोगों के ऊपर आप सरकारों को ऐसे मजबूर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक तरीके से वो चुन के आए हैं। आप दिल्ली, NCR, गुड़गांव, हरियाणा सब कुछ जोड़ जाड़ के आपने 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार लोग इकट्ठे कर लिए चंद्रशेखर रावण जैसे एक और धूर्त कपटी MC इंसान के बदौलत, और अखिलेश यादव की बदौलत, ये गुंडे उसके भी वहाँ पे आए हुए हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि धर्मेंद्र प्रधान एक्चुअली में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8.5 लाख वोट से जीत के आया था, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है? तो आपकी संख्या भारी या उनकी भारी? और जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, नसरुद्दीन शाह एक नशेड़ी गंजेड़ी कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। साले तो BCom किया हुआ बंदा, दिन रात चरस फूकने वाला, अपनी बीवी को इग्नोर करने वाला, तो उस इंसान को बताएगा जो एटलीस्ट तेरे से ज़्यादा पढ़ा हुआ MA किया हुआ है बंदी ने। और तुम्हारे घर की बेटियों की इज्जत धर्मेंद्र प्रधान की बेटी को तुमने रगेद दिया उस पढ़ी लिखी लड़की से, जिसने अपने टैलेंट के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर, अपने कैपेबिलिटी के ऊपर अपने करियर को एस्टैब्लिश किया है। तुमने उसको मेंटली तोड़ दिया बंदी को। प्रोटेस्ट के अंदर आधी जो लड़कियां दिख रही है, एंड आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, बट आपने वो प्लेकार्ड्स देखे होंगे, MUTH, मारो बच्चों को नहीं। जो बच्चे ऐसे प्लेकार्ड्स लेके घूमते हैं वो किस मानसिकता के हो सकते हैं, और कितने गिरे हुए विचार उनके हो सकते हैं, और किस तरीके से लड़का हो या लड़की
या बीच में फंसे हुए उज्जवल पूनम पांडे को देखकर कितने खुश हुए होंगे वहाँ पे इसका आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो, क्योंकि उस रात को उन सब ने वही किया होगा। बच्चों को तो पुलिस मार रही है, दूसरी चीज़ मारने का काम इन लोगों ने किया होगा। एंड येस, आई सेड इट। क्या सोचते हो इरशाद शेख के साथ इस फोटो ऑप के बारे में? क्या सोचते हो इस सारे प्रकरण के बारे में? और क्या सोचते हो पेडोफाइल पादरीज जो वहाँ पे आए हुए हैं इस समय, क्योंकि FCRA को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसके रूल्स को और कठिन बनाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, और उसके बाद जो पैसा आना बंद हो जाएगा तो जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी। But then again, this video is not about करिश्मा कपूर, so again, I don't expect many people to watch it. But जो भी आप देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एक कमेंट छोड़ सकते हैं, प्लीज़ डू इट। और अगर चैनल को और सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैनल का मेंबर बन के फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है। देश बड़ा या फिर ये 2 कौड़ी में बिकने वाले सो कॉल्ड डिमविट फकिंग इडियट जेंजीज। नॉट ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मिलता हूँ। आज से बंद देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।